hello students, welcome back to my channel Neatly Biology Classes. This is Harshit and today we'll be starting out the first chapter of class 11th and that is the living world. Of course, this chapter forms the basis of every student. Each and every student has to read it first. Now, so without any further delay, I would like to start this chapter and here you can see my screen of my tablet on your devices. So let's begin. How wonderful is the living world? The wide ranging of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, लीव अस स्पीचलेस. फर्स्ट लाइन में हमें ये बता दे रही है कि हमारे पास इतने सारे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हैं, इतने सारे रीजन्स हैं, गर्मी हो ठंडी हो, वहाँ पे पाए जाने अलग जानवर, अलग प्लांट्स, इतने सारे अलग अलग हैं कि वो हम उन्हें डिस्क्राइब ढंग से कर ही नहीं पाते. हम स्पीचलेस हो जाते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते कि भाई ये इतने सारे हो गए, इतने वो हो गए. अब सेकेंड लाइन, द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क evokes awe and a deep sense of wonder. बिल्कुल देखो, यहाँ पे अब हमें ब्यूटी बताई जा रही है नेचर की, है ना. हॉर्स के बारे में हो गया, हमारे बर्ड्स हो गए, जैसे बटरफ्लाई टाइप भी हो गए, है ना, इंसेक्ट्स हो गए. बटरफ्लाई कैसे अपने कैटरपिलर स्टेज से अपने फुली मैच्योर बटरफ्लाई बनती है. ये सारे अलग अलग तरह के नेचर के प्रोसेसेस हैं जो कि उनकी लाइफस्टाइल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है कि next comes the ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. अब आता है हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ. हमने सेल के अंदर की हमने वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देख लिया, अलग तरह के जानवर भी देख लिए, अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स देख लिए, अलग अलग तरह के प्लांट्स तक देख लिए, लेकिन अभी तक हमें क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला है ढंग से कि लाइफ क्या है. इसलिए एनसीईआरटी हमें दो तरीके बताती है. एक तो अपना साइंटिफिक वे ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज लाइफ, और दूसरा वाला अपना होता है फिलोसॉफिकल, यानी कि स्पिरिचुअली, जो स्पिरिचुअली डिस्क्राइब करते हैं. और उसी का क्वेश्चन अब उसका आंसर हमें नेक्स्ट लाइन में मिलेगा. दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज लाइफ, हैज टू implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what is living, what living is, as opposed to the non-living. And the second is a philosophical one. philosophical one आ गया जो spiritual वाला होता है. And seeks answer to what is the purpose of life. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. बिल्कुल वही बात आ गई ना. दो तरीके, टेक्निकल वन जो कि साइंटिफिक वे है, और साइंटिफिक वे हमारा ये पर्पज़ है कि भाई साइंटिफिक जानना है. तो दूसरा जानने जाओगे उसके लिए तो तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा घर से, और वो कोई लेना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है. नाउ नेक्स्ट कम्स डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. वही जो मैंने बताया, डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, लार्ज वैरायटी घुसी पड़ी है हमारी वर्ल्ड में. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. Like अमीबा, यूनिसेलुलर, हम उसे ऐसे ही थोड़ी देख सकते हैं, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप हम उसे देख ही नहीं सकते हैं. इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज. बिल्कुल, ये जो ये लाइन है ना, इस लाइन का मीनिंग आगे जाकर भी आएगा. इसका मतलब वही है सिंपल कि अगर हम जितने ज़्यादा अपना एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाएंगे, जैसे कि अभी मैं अपने घर में ही देख लूँ, घर में हो सकता है कॉकरोच मिल जाए, अपना रैट या माउस, इनमें से कुछ मिल जाए, है ना, और इवन अदर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, मॉस्किटोज एंड वो मक्खियाँ, दैट इज हाउस फ्लाइज. ये चार तरह के मिल सकते हैं, है ना. और घर हमारा सपोज छोटे रीजन का ही होता है. और दूसरी तरफ अगर मैं ले लूँ एक लार्ज फॉरेस्ट, बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट, एग्जाम्पल सबसे मेन एग्जाम्पल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसका मेजर पार्ट साउथ अमेरिका में है.
अब वो मेजर पार्ट को अगर मैं एक्सप्लोर करने जाऊं, मेरे घर में इतने छोटी एरिया में तो बस 4 स्पीशीज ही मुश्किल से मिल पाएंगी। और अगर मैंने अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी अगर मैंने देखना चालू करा, तो भाई बात बताओ उसमें कितनी लाखों स्पीशीज घुसी पड़ी हैं यार, लाखों में गिन भी नहीं सकते, अभी तो और एक्सप्लोर होएगा। लाखों में घुसी पड़ी हैं। तो अब एक बात बताओ, हो गया ना, जैसे हमने एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन इंक्रीज करा, जो कि इस लाइन में हमें दे रखा है, वही हमारी स्पीशीज के नंबर भी बढ़ गए। नाउ, obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number of and kinds of living organisms in it. आ गया ना, अपना वही डेंस फॉरेस्ट एग्जाम्पल, वही अपना Amazonian रेन फॉरेस्ट। नाउ, each different kind of plant and animals or organisms that you see represent a species. वही, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो अभी मेन पार्ट आएगा, वरना आप स्पीशीज के लिए अभी कंफ्यूज हो जाओगे। द नंबर ऑफ स्पीशीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number. Yep. Now, जो हमारी दुनिया में नंबर ऑफ स्पीशीज है इन टोटल, वो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है। और ये एक हिडन लाइन में बन सकती है, इसलिए आप इसलिए मेरी बात मानिए, इसको ज़रूर मार्क करिए। 1.7 to 1.8 million number of species in the world. लाइक दिस, जैसे मैंने अभी येलो से मार्क करा है ना, आप भी इसको किसी भी अपने जो आपके पास हाइलाइटर होगा या स्केच पेन टाइप होएगा, मैं तो स्केच पेन से ही करता था मार्क येलो वाला, क्योंकि उससे मेरी आदत बन गई थी अच्छी वाली। नाउ, नेक्स्ट लाइन कम्स, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। देखो, बायोडाइवर्सिटी, इसको दो शब्दों में पहले आप तोड़ दो, बायो और डाइवर्सिटी। लेट मी राइट इट डाउन। बायोडाइवर्सिटी, इसको आप यहां से ब्रेक कर दो। बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट रेंजेस। यानी कि डिफरेंट रेंजेस में जो पाए जाने वाली हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट वी दैट कॉन्स्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक हैबिटेट। मतलब कि अगर मैं एक अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाऊं और मैं वहां पे अगर सभी की स्पीशीज को कॉन्स्टिट्यूट करूंगा, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और उनके बीच का जो भी रिलेशन होएगा, जैसे कि प्लांट्स को हर्बीवोर्स, यानी जैसे काऊ पत्तियां खाती है ना, और बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, जो कि उसके सीड, जो सीड को वो प्रोड्यूस करता है अपना प्लांट, उस पे कंज्यूम करते हैं कई सारे एनिमल्स। तो इस रिलेशन को और इन सभी ऑर्गेनिजम्स को अगर हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी निकल कर आती है। नेक्स्ट, we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. बिल्कुल बात है, ज़रूरी थोड़ी है कि हमने सारी स्पीशीज एक बार की एरिया में पूरी डिफाइन कर दी, हो सकता है एक दो बच जाए और बाद में डिफाइन हो जाए, बाद में डिस्क्राइब हो जाए। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. बिल्कुल, जैसे कि अब हमारे यहाँ पर हिंदी में शेर बोला जाता है, इंग्लिश में टाइगर बोला जाता है ना, और किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता होगा भाई। इसलिए ये कंफ्यूजिंग फैक्टर बन गया था कि यार, एक ही ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम लोग कैसे याद करेंगे। अब इन केस आने वाले टाइम में, जो अब उस टाइम की बात करें कि वो सोच रहे थे कि अब आने वाले लोग जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, तो वो उस ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देंगे। दोनों ने अलग अलग नाम रख रखा है। अब इस कंफ्यूजन का हल एक ही था कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बननी चाहिए जो सभी को एक्सेप्ट करनी होगी, और वही यूनिवर्सल लैंग्वेज उस ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम बनेगा जिससे उसे हर कोई जाने।
जैसे कि एग्जांपल आप अभी साइड में लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, मैंगो, मैंगी फेरा, व्हाट द हेल यार, सही से चल नहीं रहा यार मेरा पेन, मैंगी फेरा इंडिका। नेक्स्ट, लेपर्ड, पैंथरा। अभी जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसे आप अभी रट लो, क्योंकि जो इसका लॉजिक है ना वो इसी चैप्टर में आएगा, हो सकता है तो आज की वीडियो में आ जाए या फिर कल की वीडियो में आ जाए। सो प्लीज कोऑपरेट, पैंथरा पार्डस। और उसको याद करने का इजी तरीका है, जैसे अगर आप किसी दो नाम में कंफ्यूज हो जाएं, सिंपल देखिए, आई नीड अ ब्लू वन टू मार्केट, यस। टाइगर का टिग्रिस देख लीजिए, मैंगो का यहाँ से ये मैंगी से आप मैच कर सकते हैं, और लेपर्ड का ये जो पार्ड है, पार्ड इसी से आपका वर्ड आया है पार्डस, पेंथरा पार्डस। एंड पेंथरा से तो आपको पता ही है, पेंथरा से आपको समझ में आ गया होगा, पेंथरस एक्चुअल में हमारा एक जीनस नेम है। ये जो हम साइंटिफिक नेम डिफाइन करते हैं ना, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो पहला वाला मैंने आपको लिखवाया जैसे पेंथरा टिग्रिस, इसमें जो पेंथरा वाला है वो होता है जीनस। लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट, this one is genus and this one is specific epithet, specific epithet। इन दोनों के नाम अभी दोबारा उसमें आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस याद रखिए जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ नेक्स्ट कम्स, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। वही बात आ गई ना, जब अब दो लोग इंटरेक्ट करेंगे, कई सारे इंटरेक्ट करेंगे अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग कंट्री के, तो वो सेम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम देंगे, विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। सो द सॉल्यूशन was simple, to give the species a single name, which consists of two components, the genus and the specific epithet, the genus and the specific epithet. Mm. And this must be accepted universally. Now, hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that the particular organism is known by the same name all over the world. आ गया ना वही सॉल्यूशन, हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ा, एक ऐसा नेमिंग सिस्टम बनाना पड़ा जो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, एंड दिस प्रोसेस वाज नोन एज नॉमेनक्लेचर। Nomenclature. Now, obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. आपको अपना दोस्त आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे? आपको किसी और के बारे में बताना है उसे कि हाँ मेरा दोस्त ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, तो आप उन्हें कैसे तरीके से बताएंगे? आप सबसे पहले ही बताएंगे ना, उसका नाम प्रथम मिश्रा था और उसकी कद, उसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट थी, दाढ़ी थी, बाल लंबे रहते थे, है ना, मूछें थी, ऐसे डिस्क्राइब करोगे। तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता के, उसका नाम बताकर। और यहीं पे हमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, यू हैव टू मार्क इट हियर प्रॉपरली।
When the organism is described correctly, we know to what organism the name is attached to. This is identification. Simply mark as I am marking. Now, let's come to the chapter again. और ये बात याद रखना, नीट में अगर मार्क्स लाने हैं ना, एनसीईआरटी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे तो आप पढ़िए, लेकिन अपने फ्री टाइम में हो सके तो हो सके ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस में मार्क करा रहा हूँ ना, इनको जरूर देखिए। और नीट तक, जैसे जो नीट 2027 होने वाला है, तब तक आप कम से कम एनसीईआरटी हर एक चैप्टर 10 बार अच्छे से पढ़ चुके होने चाहिए। आपको फोटो मेमोरी हो जानी चाहिए किस पेज पर क्या लिखा था। और जैसे मैं मार्क करा रहा हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर रखिए और मेरे साथ ही मार्क मार्क करते चलिए, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो कि बाद में कौन से पेज पर कौन सी मार्क करनी है। सो ओके, आप भी अपनी एनसीईआरटी अपने साथ निकाल कर रखिए अभी। ऑलराइट। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each organism. आ गया ना scientific name, हमें assign करना है हर एक organism के लिए. This is acceptable to biologists all over the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट होएगा ये वाला सिस्टम, वो कोई अपना दूसरा नहीं बना सकता। ये सब सोच समझ के डिसीजंस लिए गए थे। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature. Nomenclature ICBN. ये भी एक हिडन लाइन है, मार्क करो, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। चलो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। जिस तरीके से मैं मार्क करा रहा हूँ, अगर आप वैसे मार्क करेंगे ना, तो समझ लो आपके शॉर्ट नोट्स भी आपकी एनसीईआरटी में बन चुके हैं। और अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे जिससे पूरा पेपर आता है, तो ऑफ कोर्स आपने अब क्या ही छोड़ दिया जो आप क्वेश्चन ना कर पाओगे। यू मे आस्क, हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट्स हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जैसे कि अपने प्लांट्स के लिए बोटानिकल, बॉटनी, दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड, एंड एनिमल्स के लिए जूलॉजी, दैट इज जूलॉजिकल, एनिमल से रिलेटेड। सिंपली जो इनकी नेमिंग करवाती है उस कंडक्शन अथॉरिटी का नाम, जो एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और वैसे प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और इसको भी जरूर मार्क करें आप अभी साथ साथ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ठीक है। नाउ द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। बोला गया ना, यूनिवर्सल नेम, ओनली वन नेम, और कोई और नाम नहीं देना हम उन्हें। नाउ description of any organism should enable the people in any part of the world। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा मतलब है वो कोई सी भी भाषा बोलते हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, टू अराइव एट द सेम नेम। यहाँ पे आ गया ना सेम नेम। हमें क्यों नॉमेनक्लेचर अपना वो करना पड़ा था, अप्लाई, ताकि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रहे, उसके अलग अलग नाम ना पड़े। बेशक हम यूज तो लोकली वैसे करते हैं, अरे शेर आ गया, और वहाँ पे इंग्लिश में देयर इज अ टाइगर रन अवे, है ना, अलग अलग नाम दे रखे हैं। बट ये बायोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, उसे तो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, लिखना है, अच्छा अच्छा उसका ये सब नाम दे रखा है। तो इसलिए एक ऐसा सिंगल नेम बताया गया जो बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए यही अप्लाई करा जाएगा कि हाँ वो उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाने। ये नोमेनक्लेचर का पर्पस ही यही था, फॉर द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। वही है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है, और जो वर्ड उसके लिए यूज हुए हैं
सेम नाम, दोनों जो कंपोनेंट मैंने बताए नोमेनक्लेचर के, वो दोनों सेम नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए ना एप्लीकेबल हो, दैट इज important. Now, biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. The generic name also known as genus, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया था, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए इसको भी. Genus. And the specific epithet, also known as the species. Epithet, also known as the species. इसको भी अभी ऐसे मार्क करके लिखिए आप. और देखिए, आपको लग रहा होगा मेरी लाइन यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी जा रही है बिकॉज मेरा पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है, बार बार टेढ़ा खींचे जा रहा है. बट आप अपनी एनसीईआरटी को जितना सुंदर बनाकर रखेंगे ना, उतना आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा. मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपनी एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा. नाउ नेक्स्ट लाइन. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. यहाँ पे वही सिंपल नाम binomial क्यों पढ़ा नाम? Let's mark it. अरे खुल जा सिम. Binomial nomenclature. Nomenclature का तो मतलब ये होता है the process of naming an organism. एंड बाइनोमियल को भी वो देखो ना, आगे जो बी आई दे रखा है, बाई बाई से मतलब ये होता है टू. इसका मतलब जो हमारे नोमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है, उसमें हम दो नाम्स इंक्लूड करेंगे फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी लिखवाया है अभी. पेंथरा टिगरिस, मैंगीफेरा इंडिका, पेंथरा पार्डस, हर किसी में दो दो कंपोनेंट आ रहे हैं ना, और वही हम उसको प्रोसेस को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मोर स्पेसिफिकली. नेक्स्ट कम्स This naming system given by Carolus Linnaeus, मार्क करने की लाइन आ गई फिर से, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. बिल्कुल. Naming system given by Carolus Linnaeus. ऐसे मार्क करिए. Okay. एंड इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो बाइनोमिक नोमेनक्लेचर है, सिंपल अपना कैरोलस लीनियस ने दिया, यही सिंपल लाइन दे रखी है. और हाँ, मेरी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं आपको ये पढ़ाकर ख़त्म हो जाऊंगा, कि मतलब आप मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, तो अपनी सेल्फ स्टडी में आप ज़रूर अपना तरफ से रीडिंग ज़रूर लगाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर मार्क करना. मार्क नहीं, जो मैंने मार्क करवाए हैं उन्हें तो मार्क करना ही करना. और इनकेस अगर तुम्हें कोई वर्ड एक्स्ट्रा है जो मेरी तरफ से मार्क नहीं हुआ और आपसे याद नहीं हो पा रहा, मतलब आप उसे बार बार भूले जा रहे हो, जैसे कि मैं एक वर्ड भूलता था काइम करके, वो आगे जाके आएगा काइम. तो मैंने उसे ज़रूर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्क करा था मैंने ढंग से, कि हाँ मेरे को मेरी बार बार नज़र इस पर ज़रूर जाए. एंड नाउ आई थिंक कि कितने भी साल हो जाए, मैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोलना नहीं भूलूंगा. इसलिए आप ये जो मार्किंग जो मैं करवा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे पेन से ऐसे नीचे नीचे मार्क तो कर देते हैं, उन्हें लगता है हाँ सब पढ़ लिया, बट इतनी छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है, जब इससे क्वेश्चन आता है ना, वहीं पे वो बच्चे के मार्क्स लटक जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मार्क ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. Now the naming system was given by Carolus Linnaeus, and this naming system using two-word format, आ गया ना two words, it was found convenient. अब भाई उनकी मर्जी थी, उन्होंने दो नाम रखे, अगर वो एक नाम रखे तो उस टाइम से, तो हम आज एक ही नाम पढ़ रहे होते हर किसी का. Now next, let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. आ गया ना Mangifera indica. जैसे कि मैंने आपको लिखवा दिया मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पर, आप थोड़ा ढंग से अच्छी हैंड राइटिंग में छोटा छोटा लिखना, ताकि आपके वर्ड्स एक बार में आ जाए यहाँ पर. मेरे तो यहाँ पे अभी पेन का बेड़ा गर्क हो रखा है, सो अवॉइड दैट एंड फोकस ऑन द चैप्टर.
Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera, the first name, the Mangifera represents the genus, while Indica is a particular species और specific epithet. यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पे specific epithet भी दे रखा है और यहाँ पर generic name और यहाँ पर first name, the Mangifera represent the genus. तो generic name और genus में there is no difference. दोनों का ही पर्यायवाची है, दूसरा नाम है. Simply यहाँ पे Indica represents the species. Or specific epithet, species or specific epithet, no difference. Now, or a specific epithet. आ गया ना अगला ही. Now, other universal rules of nomenclature are as follows. अब पढ़ने जा रहे हैं हम वो रूल्स जिसके अकॉर्डिंग ये नेम्स असाइन होते हैं. Biological names are generally written in Latin, आर जनरली इन लैटिन. जो उनकी भाषा हमने यूज़ करी वो थी लैटिन उस टाइम पे जो उन्होंने एक्सेप्ट करी. एंड रिटन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स पता है ना क्या होते हैं? टेढ़े टेढ़े से जो लेटर लिखे जाते हैं वो जब आप टाइप करते हो कुछ भी व्हाट्सएप वगैरह पे किसी से भी बात कर रहे हो तो इटैलिक्स का भी एक ऑप्शन आता है जिससे वो वर्ड टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं. और सिंपली वही बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स एंड दे आर लैटिनाइज्ड और derived from Latin irrespective of their origin. इसका मतलब यही है कोई एक स्पीशीज है जो शायद इंडिया में पाई जाती होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड बाकी किसी कंट्री में नहीं पाई जाती और इंडिया ने उसे अपना लोकल नेम दे रखा है बट दैट लोकल नेम वाज रिजेक्टेड एंड उसके लिए एक अलग से एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू उसके लिए एक नया नाम असाइन करा गया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा गया. वही बता रहे हैं कि कहीं से भी ओरिजिन क्यों ना हो उसकी भाषा जो भाषा लैटिन है शायद अब लैटिन अब कहीं बोली नहीं जाती है इसलिए इन्होंने लैटिन का यूज़ करा ताकि सबके लिए इक्वल वो सपोर्ट रहे. आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स. रिटन इन इटैलिक्स. फर्स्ट रूल कंप्लीट. ये सारे कुछ नहीं है, ये आप इसमें लॉजिक में ढूंढो, ये सारे रटने वाली चीजें हैं. क्यों लैटिन रखी? लैटिन की जगह कोई और भाषा रख लेते भाई, हो सकता है इंग्लिश ही रख लेते, लेकिन भाई अब चॉइस है रटनी वाली तो रट लीजिए आप सभी. नेक्स्ट टर्म्स. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम represents the genus or the क्या नाम था generic name genus while the second component denotes the specific epithet or species. आप देख रहे होगे एनसीईआरटी में हर जगह पर अलग अलग टाइप से इनको सिंबलाइज करा गया है, कभी जीनस बोल दिया कभी जेनरिक नेम बोल दिया. नाउ बोथ द वर्ड्स आर इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. मैं इसी लाइन का वेट कर रहा था. मैंने हम ये दोनों नाम लिख तो दिए, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, लेकिन जब हम इन्हें वैसे रिटन फॉर्म में लिखते हैं जैसे मैंने अभी राइट ही तो करा इसको लिखा है मैंने, तो अगर मैं इसको अंडरलाइन करूंगा ना तो सेपरेटली अंडरलाइंड नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस फैशन. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका एक और स्पीशीज का नाम लिख देता हूँ मैं. किसका लिखवाऊँ और पोटैटो का. पोटैटो सोलेनम ट्यूब्रोसम. अब अगर मेरे को उसका अंडरलाइन करने की बात आ गई तो अगर मैंने ऐसे कर दिया, आप अगर जैसे जो भी अभी 12th वगैरह में भी होगा 11th में भी होगा जो भी अगर अपने रिटन एग्जाम्स दे रहे होंगे उन्होंने अगर ऐसे अंडरलाइन कर दिया ना तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे बिकॉज ये रूल नहीं कहता. रूल कहता है कि इनको सेपरेटली अंडरलाइन करें. सेपरेटली मीन्स लाइक दिस and that is how it is written and indicate their Latin origin. यहाँ पे भी आपको ये मार्क करना है. बोथ द वर्ड्स आर इन अ बायोलॉजिकल नेम नॉट लोकल नेम्स. व्हेन हैंड रिटन
आर सेपरेटली अंडरलाइंड, ये सेपरेटली वर्ड वर्ड को जरूर मार्क करना है। अंडरलाइन तो देखो सब देख लेंगे कि हाँ अंडरलाइन बोला इन्होंने, लेकिन सेपरेटली, सेपरेटली वाला भी आपको मार्क करना है। आपने देख लिया होगा कैसे मैंने इसी पेज में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये वाले मार्क करवा दिए तो बीच की लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं है कि बीच की इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच की भी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो मैंने आपको मार्क करवाया है ना, ये सारा रटने वाला पोर्शन है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। और रटने वाली चीज़ होती है जैसे आप बार बार देखो, बार बार देखो, एक टाइम के बाद आपको फोटो मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ इसी पेज पे इसी लाइन पे यही वर्ड लिखा था। नाउ नेक्स्ट रूल कम्स विच इज द लास्ट रूल। सेपरेटली अंडरलाइंड हो गया और प्रिंटेड इन इटैलिक्स तो पहले ही आ गया था अपना। प्रिंटेड इन इटैलिक्स। नाउ द फोर्थ रूल, the first word denoting the genus starts with a capital letter. Yes, this was important. While the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Yup. मेरे यहाँ से एक चीज़ का ये रूल रह गया था आपका। जैसे मैंने पेंथरा की स्टार्ट तो कैपिटल पी से करी है, बट अगर मैं टिग्रिस लिखूंगा ना तो मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलूंगा, शॉर्ट। पैंथरा टिग्रिस, इसका जो टी है वो शॉर्ट वाला टी से स्टार्ट होएगा, नॉट द कैपिटल टी। सेम गोज विद मैंगीफेरा इंडिका। लाइक दिस। अरे हो जा मेरे भाई, मार्क चल जा यार, चल के ही नहीं रह रहा। मैंगीफेरा इंडिका। सेम विद पार्डस। मैं वेट कर रहा था ये रूल्स कब आएंगे, मैं आपको तभी ये वाले सारे बताऊंगा। पेंथरा पार्डस एंड पोटैटो ट्यूबरोसम, लाइक दिस। और यहाँ पर भी अपना एग्जांपल दे रखा है, मैंगीफेरा इंडिका, ये भी मार्क कर लो आप, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंगीफेरा कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है, और हम्म, जैसे कि यहाँ पे मेरा वेबकैम अभी स्टॉप भी हो गया था यार, ये बहुत दिक्कत देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने वही बताया आपको, जो फोर्थ रूल अपना डिस्क्राइब कर रहा है वो यही बता रहा है कि हमें यहाँ पे जो अपना पेंथरा टिग्रिस जो हमारा नाम है, उसका जो पेंथरा का पी है, जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर है, वो तो कैपिटल से स्टार्ट होएगा। बट जो सेकंड नाम है वो अपना शॉर्ट लेटर से, जैसे कि टिग्रिस का ये जो कैपिटल टी है उसकी जगह मैंने स्मॉल टी करा है, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है इस चौथे रूल को, जो कि है अपना जो सेकंड नाम है वो शॉर्ट लेटर से स्टार्ट होएगा, नॉट विद द कैपिटल लेटर। सो इतना सारा तो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया दूसरी वीडियो में, अब हम बताएंगे दूसरा। नाउ दिस लाइन कम्स, name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica linus. Now वही है, ऑथर हम उस चीज को, उस आदमी का, उस बायोलॉजिस्ट को बोला जाता है जिसने वो स्पीशीज डिस्क्राइब करी है। एंड इन द केस ऑफ मैंगो विच वाज रिटन बाय मैंगीफेरा इंडिका, which was written as Mangifera indica. This was described by Carolus Linnaeus. Linnaeus, तो Linnaeus का नाम abbreviated form में यहाँ पर हमने रखा हुआ है. Now, next line. It indicates that this species was first described by Linnaeus. आ गया ना? It was first described by Linnaeus. Now, since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. वही तो, हम हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग थोड़ी नाम दे देंगे, इस टाइगर का दूसरा नाम, उस टाइगर का दूसरा नाम, मतलब आप वैसे समझिए ना कि हर एक स्पीशीज को अलग अलग, जो स्पीशीज जब मिल गई तभी उसका नाम दे दिया है ना, जोन से भी जहां से भी मिल गई बस नाम दे दिया। ये कोई बात थोड़ी होती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए उनको डिस्क्राइब करने का, और वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, उसको किस ग्रुप में डालना है और किस और किसी चीज में डालना है।
यहाँ पर एक बात याद रखना, जो हम यहाँ पे मैंने आपको अभी ग्रुप बताया ना, वो किस ग्रुप में बोलते हैं, यहाँ पे उस ग्रुप का दूसरा नाम है टेक्सॉन। टेक्सॉन, ठीक है। और प्लूरल, प्लूरल फॉर्म है इसकी टेक्सा। टेक्सा। नाउ, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories. Categories आ गए ना वही groups based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. वही तो क्लासिफाई तुम कैसे करते हो? सपोज तुम्हारे सामने मैं तीन चीज रख दूं, है ना, एक अपना प्लांट कोई सा भी, सपोज मैंगो ट्री रख दिया मैंने, दूसरा मैं आपके पास रख रहा हूँ एक सामने शेर ही रख दे रहे हैं, टाइगर ही रख दे रहे हैं, और तीसरा मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ कॉकरोच। आप तीनों देखकर तो पहचान जाओगे, जो ऑब्जर्व करोगे आप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे, कि आप प्लांट को डिस्क्राइब कर सकते हो, हाँ हरी पत्ती है, इस पे वो ही है, उसके वुड भी है, टहनियां है, तो हम इसे प्लांट बोल देंगे। दूसरा टाइगर, चार पैरों पे चलने वाला, है ना, नॉन वेज खाने वाला, है ना, प्रेडेशियस है, दूसरे एनिमल्स पे प्रेडेट करता है। और तीसरा ग्रुप है इंसेक्ट, कॉकरोच का, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, आप उसे भी देख के पहचान जाओगे, ये कोई मतलब ये तो एक इंसेक्ट है, इसको तो मतलब पैर के नीचे कुचल के मर जाएगा ये तो। सिंपल, ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से आप उसे ग्रुप कर सकते हो कि हाँ कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा प्लांट है, कौन सा अपना एनिमल है, प्रॉपर एक फेरोशियस एनिमल, जो कि टाइगर होता है। फेरोशियस मतलब डेंजरस। नाउ, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स, we associate certain characters. We associate certain characters with the organism in that group. तो देखो, कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने डिस्क्राइब करते हैं, तो हम ये कैरेक्टर्स को तो एसोसिएट करेंगे ही ना, कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म पे ये वाला कैरेक्टर है, वो वाला कैरेक्टर है। What image do you see when you think of a dog? आ गया ना इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। डॉग को डेली लाइफ में देखते हो, स्ट्रीट डॉग्स भी अपने कितने सारे होते हैं, यहीं पे घूम रहे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, पतले से होते हैं, ये भी चारों पैरों पे चलने वाले होते हैं, उनका भी हमारा एक्सटर्नल पिन्ना, इसको पिन्ना बोला जाता है, उनके भी पिन्ना होता है ना। और वही है, उनकी जीभ लटकी सी रहती है, और वो भी वेज भी खा लेते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, ऐसी कुछ, मतलब अपने दिमाग में डिस्क्राइब कर सकते हो हाउ अ डॉग लुक्स लाइक, क्योंकि आपने उसके कैरेक्टर्स देख रखे हैं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। इस लाइन का वही मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं आप डॉग ऑब्जर्व करो, तो आप अपने मन में कुत्ता तो वो कैट थोड़ी सोचोगे कि हाँ आपने डॉग बोला और मैं मेरे मन में कैट चल रही है। नाउ इफ यू वर टू थिंक ऑफ अल्सेशियंस, एल्सेशियंस एक डॉग्स की ब्रीड होती है, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एल्सेशियंस जो थोड़े भेड़िए जैसे कुत्ते दिखते हैं। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of giant animals with external ears and body hair. मैमल्स का तो मतलब ये होता है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड होता है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो काम आते हैं, जो एक मदर अपने डेवलप्ड फीटस जब वो पैदा हो जाता है, उसकी फीडिंग करवाने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और यही मैमल्स की सबसे अच्छी खूबी मानी जाती है। और वही मैमल्स में ये भी सब चीज़ें भी होती हैं, हेयर्स हो गए, एक्सटर्नल ईयर्स जो कि पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर्स ये वाले पिन्ना जो मैंने बताए थे, एक्सटर्नल ईयर्स पिन्ना, यहाँ पे आप ये मार्क करो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैमल्स, एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। बॉडी हेयर भी हमारी एक खूबी होती है कि हमारी मतलब हम इंसान भी मैमल्स होते हैं, और हमारे भी तो देखो बॉडी हेयर आते हैं, ये दाढ़ी आ रखी है, यहाँ पे हाथों पे भी बाल आ रखे होते हैं, बॉडी हेयर ही तो होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज आपको जरूर मार्क करनी है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, यहाँ से, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट लाइन, डेफिनेशन है सारी। मैं आपको इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा कि अगर जिसको लिखना चाहता है वो डेफिनेशन लिख लिख के भी याद कर ले, बट ये आपके एक शॉर्ट नोट्स भी बन गए हैं। आप इसको जितनी बार देखोगे, जितनी बार देखोगे, मैं सही बता रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी उतनी बेटर होती जाएगी और आपके मार्क्स भी उतने बढ़िया आते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स
Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in which our mind comes will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Wheat, गेहूं, मैं आपको बोलूं कि आप wheat के बारे में सोचो तो आप चावल थोड़ी ना अपने दिमाग में लेकर आओगे. Hence, all these dogs, cats, ये इसकी क्या दिक्कत आ रही है? Mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. These are convenient categories. यही तो हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं. We used to study organisms. अभी आपको बताया गया था ना टेक्सॉन, टेक्सा प्लूरल फॉर्म में. यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं. और उसी ग्रुप का मतलब उस कैटेगरी को ही हम टेक्सॉन बोला जाता है. और यहीं पे ये एनिमल, प्लांट, जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल बोलूँ सिर्फ प्लांट, तो वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं और इसी ग्रुप को हम टेक्सॉन भी बोल देते हैं. आगे अगली लाइन ही आ गई. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा. टेक्सा विच इज द प्लूरल फॉर्म. ये भी मार्क करो, आप अभी मार्क करो. बेशक मैंने लिखवा रखा है लेकिन आपको मार्क जरूर करना है. और आपको एक बात यहाँ पे जरूर याद रखनी है, कैटेगरीज टेक्सा. एक चीज जरूर यहाँ पे याद रखनी है, ये जो कुछ भी मैं मार्क करा रहा हूँ ना, ये सारे हिडन लाइंस के अंदर पाए जाते हैं आपके. नेक्स्ट कम्स, here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. अब यहीं पे आप टेक्सा वर्ड की जगह कैटेगरी या ग्रुप मान लो. अब अगर आप यहाँ पे ग्रुप भी मान के चल रहे हो तो आपको लाइन काफी क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लांट्स ये भी तो एक ग्रुप है, एनिमल्स ये भी एक ग्रुप है. कितने वाइड रेंजिंग ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे इस वर्ल्ड में. बट you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. डिफरेंट लेवल से हमारा मतलब है, अभी वो डिफरेंट लेवल का अभी एक सीक्वेंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर पाते हैं. जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं एनिमल्स, है ना, एक मैंने आपको ग्रुप बना दिया एनिमल्स. इसके अंदर कितने सारे जानवर पाए जाते हैं, टाइगर, लेपर्ड, अपने और कितने सारे जानवर है, कितनों के नाम बताऊं. कैट हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना, डॉल्फिन, व्हेल, ये सारे. और अगर उसी में बोल दूं टाइगर, एनिमल्स, और एनिमल्स के अंदर एक और ग्रुप टाइगर. टाइगर भी कितने तरह के पाए जाते हैं, है ना, इसकी सब स्पीशीज कितनी सारी पाई जाती हैं. एक 3 एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके 12th में जरूर आएंगे आपके पास और आपको जरूर याद रखने हैं इकोलॉजी के. वो 3 नाम है बाली, जवान एंड कैस्पियन. ये 3 सब स्पीशीज जो होती है ना, ये 3 सब स्पीशीज ये टाइगर की होती हैं और इनके अलग अलग नाम है, बाली, जवान एंड कैस्पियन. ओके, तो ये डिफरेंट लेवल्स भी हो गए. एनिमल्स एक लेवल हो गया और उसके अंदर जो इतने सारे लेवल्स, जो इतने सारे ग्रुप पाए गए हैं, अपने अपने हॉर्स हो गया, एलिफेंट वगैरह, टाइगर. तो ऐसी उसमें टाइगर भी एक ऐसी वो है, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर अलग अलग तरह के टाइगर्स पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट लाइन कम्स. नेक्स्ट लाइन कम्स. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कोई हमने एक ऐसा प्रोसेस बताया कि जिसके अंदर हमने क्लासिफाई करा एनिमल्स को. अब हम उन एनिमल्स को कहाँ क्लासिफाई करेंगे, किसी ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, किसी टेक्सॉन, किसी टेक्सा में क्लासिफाई करेंगे. तो सिंपली आप उस डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल्स इनटू डिफरेंट टेक्सा, इट इज नोन एज टेक्सोनॉमी. यहीं पे आ गई ये लाइन, ये भी मार्क करो, ये भी एक डेफिनेशन है. Classifying living organisms classified into different taxa through classification, this is known as taxonomy. क्या टेढ़ा मार्क कर दे रहा है ये. Now, external and internal structure along with the structure of a cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. भाई क्या लाइन कैसे जा रही है यार ये. नाउ देखो,
अब जैसे कि मैंने आपको अपने दिमाग में सोचने को कहा कि आप एक डॉग के बारे में सोचिए, तो आपने वही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखे, हाँ चार टांगे होगी, एक पूंछ होगी, एक्सटर्नल पिन्ना होएगा, जीभ लटकी हुई होगी, है ना, नॉन वेज वेज जो कुछ भी मिले खा लेता होगा। ये सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे। अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक बायोलॉजिस्ट आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग ही उसको क्लासिफाई करेगा कि हाँ इस पे मतलब कि हाँ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, हम इसे देख पा रहे हैं, बस उसी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। भाई इंटरनल फीचर्स देखने बहुत जरूरी हैं, तब जाके हम एक ऐसा बेसिस बना पाएंगे, तब जाके एनिमल्स अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे हम कि हाँ ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर है, ये उसको किंगडम प्रोटिस्टा में जाएगा, ये एक प्रोटोजोन में जाएगा। ये अलग अलग लेवल्स हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये अगला वो टॉपिक वही है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नेक्स्ट कम्स hence classic characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. या ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर मार्क करना, चाहे रट लेना। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, classification and then nomenclature are the processes that are basic to taxonomy, to taxonomy, or they also form the basis of taxonomy. टेक्सोनॉमी हमने क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब वही उसी क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या जरूरी है, भाई खुद देखो ना। हमने पहले एक हमें एक जानवर मिला है, हमने एक नया जानवर खोज कर ली उसकी अमेजोन फॉरेस्ट से, तो हम पहले उसके कैरेक्टर देखेंगे। अच्छा इसके पास 3 कान हैं, 3 पैर हैं, 3 हाथ हैं, मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। पहले हमने उसकी कैरेक्टराइजेशन करी, देन हम उसको उसका नाम देंगे कि हाँ चलो इसको ये वाला नाम दे देते हैं, एक ऐसा नाम जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे नहीं है, साइंटिफिक नेम्स पे। एंड देन हम उसकी वही करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, ऐसे जानवर और कहाँ पाए जा रहे हैं, और उसी हैबिटेट में और कहीं भी पाए जा रहे हैं। इन केस किसी और कंट्री में भी पाए जा रहे हैं, तो वो कंट्री भी, उसके भी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके नॉमेनक्लेचर में। एंड देन क्लासिफिकेशन, जो कि अपने टेक्सोनॉमी का ही बेसिस है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं, हाँ कि ये प्लांट में जाएगा, ये एनिमल में जाएगा, ये किसी और में भी किसी में भी जाएगा। बस तो यही हमें बेसिस बताते हैं हमारे उसकी टेक्सोनॉमी का, उसको क्लासिफाई ढंग से करने का। नेक्स्ट कम्स टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई इंसान की ये तो फितरत है यार, ये तो बिना कुछ करते भी नहीं है। पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, आ गया ना, फॉर देयर ओन यूज। आपको पता होगा कितने सारे ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक मतलब कि अपने वही वाले, उनको मॉडिफाई करा गया है, जेनेटिकली मॉडिफाई करा गया है, तो इंसान उसे अपने कितने यूज के लिए भी तो मॉडिफाई करता है ना। कितने सारे हमारे माउस, उनको मॉडिफाई करा जाता है ताकि उनकी हम डिजीज पे स्टडी कर सकें। और आपको पता होगा, एक आपने मूवी जरूर देखी होगी, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसमें एप का यूज करा जाता है, एप यानी कि जो चिंपैंजी जैसे दिखने वाले होते हैं, और उनपे ट्रीट किया जाता है एल्जाइमर डिसीज के जो वैक्सीनेशन होती हैं, उसके जो उसका क्योर जो होता है, वो इंसान अपने यूज के लिए तो देख रहा है कि पहले हम मंकी पे यूज करेंगे, है ना, फिर एप पे यूज करेंगे, जो कि हमारे इंसान के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट में आते हैं डीएनए के मैचिंग में। एंड देन काफी प्रिजर्वेटिव्स, काफी सारे उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब कि उसकी प्योरिफिकेशन के बाद उसे ह्यूमन यूज के लिए डाला जाता है। तो एट द लास्ट हमें बस अपने यूज के लिए तो ये सब देखते हैं यार, हम कितना जानवर हमें कितना सपोर्ट कर सकता है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। हाथी को कैसे यूज करा जाता था एज अ ट्रांसपोर्टिंग एनिमल टू फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। नाउ इन अर्ली डेज human beings needed to find sources for their basic needs of clothing, food and shelter. Hence the earliest classifications were based on the uses of various organisms. देखो आ गया ना, पहले तो भाई यूज के बिना और कुछ देखते भी नहीं थे। घोड़ा, घोड़ा हमें कैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं को कहाँ ले जाता था, किसी एक जगह से दूसरी जगह यूज में आया। और क्यों घोड़े को ही ले गया, बिकॉज वो फास्ट था, वो मस्कुलर था, पावरफुल भी होता है घोड़ा काफी, और वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के लिए काफी अच्छा था। इसलिए एज अ हॉर्स हमने उसे ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी यूज करा, फॉर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट वी कैन ट्रेवल फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस।
एंड सिंपली विद एलिफेंट्स में तो आपने देखा होगा कि मेजर मेजर जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो इंसान से सरक भी नहीं सकते, कई सारे हाथियों को किसी उनकी एक चैरियट, एक रथ सा बनाकर उसको खींचा जाता है ना। तो यहाँ पर भी उसका यूज आ गया। तो सिंपली हम पहले यूजेस ही देखते थे। नेक्स्ट लाइन कम्स, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले अपने यूज तो देख लिया, लेकिन अब जब इंसान की सोच बढ़ती गई, उसका जब ब्रेन सही से और डेवलप होता गया, वो सही से सोचने लगा, तब उसने ये देखा कि हम तो इनसे अपना यूज ले ही रहे हैं, बट ये आपस में क्या रिलेशन दिखा रहे हैं भाई। आपस में भी तो उनका कोई रिलेशन होएगा, और वो रिलेशन बहुत सारे होते हैं। म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, प्रेडेशन हो गया। प्रेडेशन का तो सबसे कॉमन एग्जांपल वही होगा, चीते का और डियर का। चीता डियर को चेज करता है और डियर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये भी तो एक इंटरेक्शन ही हुआ। एक जो खाने के लिए तरस रहा है, और अगर उसने डियर को पकड़ लिया, उसको डियर को पकड़ लिया, तो उसका फूड बन जाएगा। तो बेनिफिट किसको होएगा? चीते को। और नुकसान बेचारा किसका होएगा? लॉस किसका होएगा? डियर का। समझे? ये भी कई तरह के इंटरेक्शन होते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। नाउ एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर, आप इसको इस तरीके से याद रखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अपने रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे कि कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने किसी स्पेसिफिक प्लांट के बिना वो अपना लाइफ स्टाइल पूरा ही नहीं कर सकते। एक कॉमन एग्जांपल जो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जो नीट में भी पूछा गया है, आप उसको साइड में जरूर लिखना अभी। मॉथ एंड प्लांट बे यार, ये क्या है इनका पेन? मॉथ एंड प्लांट युक्का, ये आपको आपकी 12th के बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर में भी मिलेगा। इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है यो। मॉथ एंड प्लांट युक्का, ये एक टाइप का रिलेशन है, और ये सिस्टमैटिक्स, जो इसकी ब्रांच है जो इसको स्टडी करती है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उसे हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। सिस्टमैटिक वे में सब कुछ काम होने चाहिए, तब जाके बेटर ही होता है। लीनियस लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जरूर मार्क करना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हिडन लाइन है। ये बच्चे सोचते होंगे यार इतनी छोटी डिटेल कौन ही पूछता होगा, लेकिन यार अगर इन केस अगर एग्जाम में आपके आ गया, तो समझ लो आपके पास तो लीड रहेगी रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये, और पढ़ रखा है और याद भी कर रखा है, पढ़ने से नहीं होता सब। सिस्टमा नेचुरे, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लीनियस ने दिया था ये, जरूर ऐसे जरूर मार्क करना। और पता है क्या, ये मार्क करने के बाद आपको बस ये नहीं होना चाहिए, हाँ लीनियस सिस्टम नेचुरे टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, आपको सही से रिलेट कर पाना चाहिए। सिस्टम नेचुरे पब्लिकेशन का नाम था, जो उसका टाइटल था, और ये दिया था लीनियस ने। जरूर से जरूर पढ़ना है ये। ओके, आज की वीडियो में तो मैं हम बस ये वाली लाइन और पूरी कर पाएंगे, एंड देन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो हम कल स्टार्ट करेंगे। जो इसका लेक्चर 2 होएगा वो इसका एंड लेक्चर होएगा, और बस उसके बाद से अपना इसके बारे में मैं क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा। Was later enlarged. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systema takes into account evolutionary relationships
between organisms. सिस्टमैटिक्स मैंने बताया ना कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कैसे होते हैं। कोई हो सकता है एक दूसरे के बिना अपना लाइफस्टाइल पूरा नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे के बिना अपना खाना पूरा नहीं कर सकता। अगर सपोज चीता एक्सटिंक्ट हो गए कल को, तो जो डियर है, जो जिन पे वो अपना प्रेडेट करता था, जिनको अपना फूड समझता था, तो डियर की संख्या, उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, it will be dangerous to see the growth of such a vigorous population of deers. वो डियर्स फिर प्लांट्स को भी अपना क्या बोलते हैं एज अ फूड बनाएंगे, वो प्लांट्स की पॉपुलेशन को कम करते जाएंगे जितने ज्यादा डियर बढ़ते जाएंगे। सिंपल वही है। इसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी माने जाते हैं अपने, जो इवोल्यूशन के दौरान अपने म्यूचुअलिज्म में उन्होंने इंटरेक्ट करा है। ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही। Taxonomic categories, family. All right. These three pages, we will cover these tomorrow. I will create a good video again tomorrow, just like this. I hope you all will you all liked it. So please subscribe to this channel. Please like it, and also please share this to your NEET aspirants, and also to the students who are studying in currently in 11th and 12th. And thank you all. that's that's the best way I can give you any information. So thank you all. See you later.